हमारी जिंदगी का लेखा जोखा ऊपर वाले के हाथ में है, और जब जिसका समय पूरा हो जाता है वो अपनी शरण में ले लेते हैं। जिंदगी देने या लेने का हक सिर्फ भगवान को है, किसी इंसान को नहीं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। यह केस मेरे पास तब आया था जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था। एक स्कूल प्रिंसिपल आशा शर्मा, जिनकी जलकर मौत हो गई थी। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या हकीकत कुछ और ही थी? नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा प्लीज हमें तो बताओ क्या हुआ है स्कूल में। नेहा किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नेहा कल स्कूल से जब से आई हो तब से बंद करा हुआ है। नेहा प्लीज दरवाजा खोलो। नेहा प्लीज प्लीज नेहा दरवाजा खोलो, हमें डर लग रहा है। नेहा, नेहा क्या हुआ है? प्लीज हमें तो बताओ नेहा। आशा मैडम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है। अनिल जी, आपके बेटे को मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है। इसकी वजह से मेरे स्कूल का नाम खराब हो जाता। और तुम स्कूल में घुसे कैसे? मैंने तो तुम्हें रस्टिकेट कर दिया था। मैडम क्या कर रही हैं आप? देखिए आप ठीक नहीं कर रही हैं, आप इसका भविष्य बर्बाद कर रही है। मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। आप मेरे स्कूल में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं। निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। जाओ, ऐसे जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? जाओ अपने क्लास में। मैडम, आपने कुछ ज़रूरी मीटिंग के लिए कहा था, तो मैं सारे टीचरों को बुला लूँ? नहीं शुक्ला जी, मैं बताती हूँ आपको बाद में। अभी आप जाइए। जी। नेहा दरवाजा खोलो। नेहा प्लीज दरवाजा खोलो। नेहा, नेहा तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या हुआ है बता मुझे। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले मुझे ये बता कि तेरे साथ हुआ क्या है। किसी ने कुछ कहा है तुझे? सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो तुम? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या कर रहे हो तुम इस समय? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? रोज दुकान बंद करके घर चले आते हो दोपहर में? तो आखिर रखा क्या है उस छोटी सी दुकान में? हाँ, लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, आपको पता है। बोलते हैं माँ स्कूल के प्रिंसिपल है और बेटा दुकान चलाता है। तुमसे ज्यादा शर्म ना मुझे आती है सिद्धार्थ। पढ़ाई वढ़ाई तो तुमसे हुई नहीं, 10th पास करने के बाद दुकान में नहीं बैठोगे तो क्या करोगे? और तो फिर क्यों नहीं आप मेरा वो शोरूम खुलवा के दे रही हैं? मैं कब से बोल रहा हूँ ना आपको, आप क्यों नहीं कर रही मेरे लिए? ऐसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। पहले ये दुकान तो चला के दिखाओ, उसके बाद खोल दूंगी तुम्हारा शोरूम। सच तो ये है माँ कि आप मेरे लिए वो शोरूम खुलवाना ही नहीं चाहते। न जाने किसके लिए पैसा जमा कर रही है, और ये सिंदूर बिंदी किसके नाम के लिए लगा? सिद्धार्थ, तुम अपने काम पर ध्यान दो। आपसे कुछ बात करना ही बेकार है माँ, समझी आप? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुमको मना किया है ना कि यहाँ पे मत आया करो। ये औरत को ना कुछ समझ में नहीं आता। ये लड़का कौन है? क्या जाने, है तो प्रिंसिपल, लेकिन इनकी हरकतें तो देखो। एक बात बता, इसके पति को तो कभी हमने देखा नहीं, तो ये किसके नाम का सिंदूर लगाती है? पता नहीं।
भैया ये ऐसे किनारे लगाइए तो। भैया उस ऑटो का पीछा करिए तो। आशा तुम? न जाने किसके लिए पैसा जमा कर रही हैं और किसके नाम पे ये सिंदूर लगा रही हैं। हटिए। बॉडी कहाँ है? किचन में। सर बड़े ब्रूटल तरीके से मौत हुई है। सर इनका नाम आशा शर्मा था, स्कूल में प्रिंसिपल थी और सर इनकी एज कुछ 45-46 का राउंड होगी। सर हम यहाँ पर जब आए थे तब दरवाज़ा बाहर से लॉक था, फिर हमने ही खुलवाया। ये देखिए सर। हाँ लेकिन ये तो सेल्फ लॉक है ना, हो सकता है कोई घर के अंदर पहले से ही हो, जलाने के बाद दरवाजा बंद करके भाग गया। माँ 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 को माँ भगवान। आप इनके बेटे हैं सिद्धार्थ? कहाँ थे आप? मैं सर अपनी शॉप पर था, मुझे मेरे पड़ोसी का फोन आया, तभी मैं भागता हुआ इधर आया। भगवान। पासवान बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, फॉरेंसिक को बुलाओ और घर की अच्छे से जांच करो। सर नेहा, भगवान कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और हाँ, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापा हमें बहुत डर लग रहा है। देख बेटा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा, बस तू अपना मुंह मत खोलना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे भाई, अरे तुम सोए हुए थे जब हम वहां से निकले। हाँ ठीक है सर वो, अरे जन्मदिन के आशीर्वाद दे रहे हैं ना तुमको, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या चाहिए। शाम को मिलके केक काटेंगे, ठीक है? चल। हाँ बोलो। सर प्रिंसिपल आशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी 75% जल गई थी और मौत का समय दोपहर 3 से 6 के बीच का है। और सर आपका शक सही था, फॉरेंसिक वालों को आशा शर्मा के हाथ और पैर पर नायलॉन की रस्सी के ट्रेसेस मिले। हाँ, इसका मतलब पहले उन्हें बांधा गया होगा, फिर जला गया होगा। लेकिन सर कोई प्रिंसिपल को इतने ब्रूटल तरीके से क्यों मारना चाहेगा? वही पता लगाना है। एक काम करो, आशा जी के कॉल डिटेल्स निकालो और उनके बेटे सिद्धार्थ से मिलते हैं। ठीक है चलो निकलो। जाओ। सर आप लोग इस वक्त यहाँ पे? हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। अंदर बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी माँ किसी हादसे में नहीं मरी थी, उनका खून हुआ है। क्या? खून? सर लेकिन उनका खून कौन कर सकता है? ये तो तुम बताओगे ना। हम कैसे बताएंगे सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं कि उनका खून भी हुआ था। अच्छा, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई लड़ाई हुई थी? सर माँ की कभी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनके स्कूल में एक स्टूडेंट के फादर के साथ उनका झगड़ा हुआ था।
सर मेरी दुकान ठीक स्कूल के सामने ही है, इसलिए मैंने ये सब कुछ देखा था। क्या हुआ था दोनों के बीच? सर प्रॉब्लम का तो पता नहीं, लेकिन वो अनिल अपने बेटे को लेकर के हमारे घर पे भी आया था माँ से मिलने के लिए। बोलिए कितना पैसा चाहिए, मैं ला के दूंगा, लेकिन नाटक बंद कीजिए अपना। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे होना क्या है, तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। अरे छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही है। संभाल के बात करिए पहले आप। सिद्धार्थ तुम बीच में मत बोलो। कौन है ये आदमी? निकलो, देखिए निकलिए बाहर। मैं ठीक नहीं कर रही आप। बाहर निकलिए। मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा। देखिए आप ठीक नहीं कर रही है मैडम, मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो माँ को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था और माँ ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। तो उसके बाद माँ ने हमें भी कुछ नहीं बताया। सर तुम भी ना बस अपना ख्याल नहीं रखती हो, देख क्या करना चाहिए ना, पता चला गया। हाँ। पापा पापा वो पुलिस आई है। क्या? चल जा, अंदर जा, जा। दरवाजा खोलो। जी अनिल जी से बात करनी है हमें, आपसे और आपके बेटे से आशा जी के बारे में बात करनी है। सर बड़ा दुख हुआ उनके बारे में सुनकर, लेकिन सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कई इस हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हादसे में नहीं हुई, किसी ने उनका खून किया है। क्या? खून? क्यों, आपको नहीं पता? सर मुझे तो वही पता है जो सब लोगों को पता है। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। आपका आशा जी के साथ झगड़ा चल रहा था ना, और आप धमकी देने उनके घर भी गए थे। कहीं आपने अपनी धमकी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली तो नहीं ले लिया और आपने ही आशा जी को? नहीं सर, माना कि हमारे बीच में थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन सर बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। तो फिर क्या बात थी? वो सर, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो सर मेरे बेटे का साल खराब हो जाता, इसलिए मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। तो फिर वो कहने लगी कि एग्जाम में तभी बैठ सकता है जब मैं उन्हें 2 लाख रुपए दूंगा। बस सर इसी बात पे थोड़ी हमारी आपस में बातचीत हुई थी सर, बहस हुई थी। बेटा कहाँ है आपका? सो रहा है सर। कितने साल की उम्र है? 16 साल का। इतना छोटा भी नहीं है, और वैसे भी उसकी कुंभकर्ण की नींद नहीं है जो उठ नहीं सकता। जाइए बुलाइए। गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो कानून की तो इज्जत कीजिए, बुलाइए। दीपक जी क्या हुआ था बेटा? वही जो पापा ने बोला। क्या बोला पापा ने? सर मैंने बोला ना सर, इसकी अटेंडेंस थोड़ी कम थी, इसलिए आशा मैडम बोल रही थी कि इसे एग्जाम में नहीं बैठने देंगी। वो हमसे पैसे मांग रही थी। कमाल है, लोग बाग अपने बच्चों को दूसरों के सामने बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आप अपने बच्चों को बोलने ही नहीं दे रहे। खैर, कल 3 से 6 के बीच आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। क्यों, दफ्तर नहीं गए? जी नहीं। हमारी नजर आप पर और आपके बेटे पर रहेगी। शहर छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। ये क्या हुआ है? गर्म पानी गिरने से जल गया। जल गया? सर ये आशा जी तो बड़ी अजीब ही औरत थी, बच्चों को एग्जाम में बैठने देने के लिए पैसे मांग रही थी। मामला कुछ और ही लग रहा है। इन लोगों की कॉल डिटेल से पता करो कि कल ये लोग 3 से 6 के बीच में कहाँ थे, और ये भी पता करो कि इन लोगों ने कोई हाल फिलहाल में नायलॉन की रस्सी खरीदी थी क्या। आशा जी के घर पे जाओ, उनके आस पड़ोस में पता लगाओ कि उन्होंने उनके घर में किसी को आते जाते देखा था या कोई अजीब बात नोटिस की थी। और हाँ, उनके स्कूल में भी पूछताछ करो। नहीं सर, आशा मैम की तो किसी से कोई अनबन नहीं थी। इनफैक्ट वो तो बहुत ही अच्छे नेचर की थी, सबसे घुल मिल के रहती थी। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब वो स्कूल ना आए। लेकिन सर एक बात है, जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी। सर आशा मैम सिंदूर बिंदी लगाती थी, लेकिन किसी ने उनके पति को नहीं देखा अभी तक। और सर हाँ, एक बात और, उनके घर पे एक मुस्लिम लड़का आता है हमेशा, पता नहीं वो लड़का कौन है। सर दीपक के पिता अनिल के घर के बाहर तो ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां से नायलॉन की रस्सी मिल सके। सर अनिल और उसकी पत्नी कॉल रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन आशा जी की मौत हुई थी उस दिन दोपहर को 3 से 6 के बीच में अनिल के मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही है। हो सकता है मिसलीड करने के लिए अनिल ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया हो सकता है सर। और हाँ सर, हमने आशा जी के स्कूल में जाकर भी पता किया है।
सर कुछ तो हुआ था। सर एक टीचर का कहना है कि आशा जी ने सारे टीचर्स को अर्जेंटली बुलाया था कुछ बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद में आशा जी ने मीटिंग कैंसिल कर दी। आपने कुछ ज़रूरी मीटिंग के लिए कहा था, तो मैं सारे टीचरों को बुला लूँ? नहीं शुक्ला जी, मैं बताती हूँ आपको बाद में। अच्छा, आशा जी के आस पड़ोस से कुछ पता चला? हाँ सर। सर आशा जी अधिकतर बात तो किसी से करती नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आशा जी के घर पर एक मुस्लिम लड़का आया करता था। एक बात और सर आशा जी सिंदूर बिंदी लगाती ज़रूर थी, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आज तक उन्होंने उसके पति को देखा नहीं। हो सकता है कहीं बाहर काम करते हो, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? सर वो 5 साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मेरी माँ अब तक उनके नाम का सिंदूर लगाती थी। कहीं इन सब में उनका हाथ तो नहीं है? पता नहीं सर, हम तो उनके टच में बिल्कुल नहीं थे। हमें कुछ नहीं पता कि इसमें उनका हाथ है भी कि नहीं। कहाँ है वो अभी, कुछ पता? ये भी नहीं पता सर, और उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं था। गवर्नमेंट जॉब में है, बिजली विभाग में है, लेकिन हमने कभी उनकी खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। माँ ने ही कहा था कि जब वो खुद घर छोड़कर गए हैं तो उनके पीछे जाकर क्या फायदा। नाम क्या है उनका? मदन शर्मा। अच्छा, तुम्हारे घर एक मुस्लिम लड़का आता है, वो कौन है? वो मेरा छोटा भाई है सर, अनुराग। मुस्लिम लड़का अनुराग तुम्हारा भाई, क्या माजरा है ये? दरअसल अब उसका नाम असलम है, वो कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हो गया है? सर पुराने घर से जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो। अनुराग, ये क्या कर रहा है? ये सब क्या है अनुराग? क्या कर रहे हो? पूछ रही हो कुछ? मैं कन्वर्ट हो गया अम्मी। क्या अम्मी? जानता था अम्मी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ऐसी दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। अनुराग मेरी बात सुनो। अनुराग माँ एक मिनट, अनुराग देख मेरी बात सुन। उसके बाद वो चला गया, फिर कभी कभी वो घर पर आता था, और ये सब माँ को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और कौन कौन है घर में तुम्हारे? सिर्फ फैमिली में बचा ही कौन है? कहने को तो पापा हैं, अनुराग है, लेकिन कहाँ है सर वो? एक माँ थी, अब वो भी नहीं। हमें अनुराग का कमरा देखना है। क्या मियाँ, ये किताबें, तुम्हारा ये हुलिया, क्या है ये सब? सर हमें पढ़ने का बेहद शौक है। भाई पढ़ने का शौक तो हमें भी बहुत है। वेद पुराण से लेकर बाइबल, कुरान सब हमने पढ़ा है। ये किताबें ये तो किसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन की लग रही हैं। कहीं ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? नहीं सर, हमारा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। हम तो बस ऐसे ही पढ़ रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, पर ये कन्वर्ट क्यों हो गए तुम? सर ये सब हमने उनके कहने पर किया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें कन्वर्ट होना होगा। प्यार के नाम ये भी सही। भाभी जान, मैं मेरे नुसरत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर हम नुसरत से बेपनाह इश्क करते हैं। अच्छा, और तुम्हारा ये बेपनाह इश्क तुम्हारी माँ को मंजूर नहीं था, इसलिए तुमने उन्हें मार दिया? नहीं सर, हमारे अम्मी का मानना ना मानना ये उनका पर्सनल डिसीजन था। हम अपने टर्म्स पे रह रहे थे, उनकी रजामंदी की जरूरत नहीं थी। हम उनसे बीच बीच में मिलने जाते थे, उनकी मौत से एक दिन पहले भी गए थे, मगर अपनी अम्मी के दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाए। सर हाँ ठीक है अनुराग, असलम आप जा सकते हैं। जी सर, आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी आ गए हैं। सर जिस दिन आशा की मौत हुई थी उस दिन सुबह वो स्कूल नहीं गई थी, बल्कि उन्नाव गई थी, और उसके बाद फिर वापस घर पर आ गई थी। और सर मौत से 1-2 दिन पहले आशा जी ने गैस एजेंसी में फ़ोन किया था सिलेंडर के लिए, और मौत वाले दिन सुबह भी फ़ोन किया था। हाँ, उस दिन मैंने एक सील्ड सिलेंडर वहाँ देखा तो था। पता करो वो डिलीवरी बॉय कौन था जिसने सिलेंडर डिलीवर किया था, और ये भी पता करो कि आशा जी उन्नाव किस लिए गई थी। जी सर। सर इसने ही आशा शर्मा के घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर किया था।
नाम क्या है तुम्हारा? सोनू माझी है साहब। लेकिन साहब हम कुछ नहीं किए हैं साहब, हम इनको बताए हैं, हमको पता चला कि वो जल के मर गए हैं साहब। हम बाल बच्चे वाले आदमी साहब, हम कुछ नहीं। अरे ठीक है, हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए बस। 12 अप्रैल को जब तुमने आशा जी के यहाँ गैस सिलेंडर डिलीवर किया था, क्या इनमें से कोई वहाँ मौजूद था? नहीं साहब, ये नहीं थी, वो तो 25-30 साल की लड़की थी साहब। अच्छा, स्केच बनवा सकते हो? अरे फोटो? हाँ नहीं साहब, इतना अच्छे से देखे तो नहीं थे, ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक बार देख लेना सामने से तो झट से पहचान लेंगे। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, जाने से पहले नाम नंबर लिखवा के जाना, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे तुम्हें। साहब इस सब 10 दिन में हो जाएगा ना साहब? क्यों, अभी तो दशहरा भी नहीं है। रामलीला में पार्ट लिया है क्या तुमने? नहीं साहब, क्या है ना कि हमारा कंफर्म टिकट हुआ है दरभंगा का, हम छुट्टी में जा रहे हैं बिहार। सोनू तुम भी जाओ। हाँ सर, ये आशा की फैमिली में तो सारे मेल्स ही हैं। उसके दोनों बेटे सिद्धार्थ और वो दूसरा अनुराग जो कन्वर्ट हुआ है, और आशा जी का पति मदन। फिर ये 25 से 30 साल वाली लड़की कौन हो सकती है? अनुराग बोल रहा था ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अनुराग और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाओ, हो सकता है आशा जी के मर्डर में उसी का कोई हाथ। नेहा चलो खाना खा लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। मैंने बोला ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो चुकी है। चलो खाना खा। बोला ना मेरा मन नहीं है, जो हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे नहीं खाना। नेहा। अनुराग। असलम। ठीक है, इनमें से आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? जी नुसरत, हमारी गर्लफ्रेंड, और ये हमारी भाभी जान हिना। ठीक है, आप इधर रुकिए, आप दोनों अंदर चलिए, साहब ने बुलाया, आइए। सर आपने हमें और नुसरत को बुलाया था? नहीं, बस वो हमको नुसरत से मिलना था और पूछना था कि जिस वक्त आशा जी के घर में आग लगी थी उस वक्त आप दोनों कहाँ पर थे? सर हम दोनों नुसरत के भाभी जान के घर पे थे, हिना शेख। ठीक है, आप नुसरत की डिटेल्स लिखवा दीजिएगा बाहर। ठीक है सर, चलिए। आप लोग शहर छोड़कर बाहर मत जाइएगा। सर आप लोग हमारी अम्मी की कत्ल के लिए हम पर शक कर रहे हैं? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि कई बार घर के चिराग से ही घर में आग लग जाती है। जाइए। चलिए। क्यों माँ जी, यही लड़की थी ना? हाँ साहब, कुछ कुछ तो वैसी ही थी। कुछ कुछ क्या मतलब है? ये थी या नहीं थी? अब क्या है ना साहब, ठीक से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जाओ तो। क्या है साहब कि ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता है और बहुत खर्चा होता है साहब, तो भाड़ा वाड़ा मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती साहब। विजय, चलो। विजय, इस अनुराग और नुसरत पे नजर रखो और इन दोनों की कॉल डिटेल्स भी निकालो। जी सर। अरे सर क्या आप कंप्लेंट कर रहे हो सर? अरे इतना सा लड़का था सर, हमारी आंखों के सामने से हमारी बाइक लेकर के चला गया सर। नहीं सर, आप चलिए और हमारी बाइक दिलाइए सर, मैं नहीं जानता सर। क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचा रहे हो? सर, इसकी बाइक चोरी हो गई है और पिछले कुछ दिनों से इस एरिया में काफी बाइक चोरी हुई हैं। हाँ तो कंप्लेंट तो लिखानी पड़ेगी ना। शांति से बैठो और पहले कंप्लेंट लिखाओ। सॉरी सर। पासवान, सारे सिग्नल्स को अलर्ट करो और उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कराओ, और जितनी बाइक आज तक चोरी हुई हैं सबका आरटीओ से क्रॉस वेरिफिकेशन कराओ। आप अपने लॉयर से बात कीजिए, मुझसे नहीं। सर अनुराग और नुसरत के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो दोनों सच बोल रहे हैं। सर उन दोनों के मोबाइल की लास्ट लोकेशन नुसरत की भाभी हिना के घर के पास की है। और सर हमने आशा के पति मदन के बारे में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके पता किया, उसका ट्रांसफर हुआ है उन्नाव में। उन्नाव? ये आशा जी के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अपनी मौत से पहले वो उन्नाव ही गई थी ना, राइट? हाँ सर। और सर मदन के ऑफिस वालों ने बताया है कि आशा ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में मदन के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाई थी दूसरी शादी करने पर। तो मदन ने दूसरी शादी की थी और इसी वजह से मदन को जॉब से निकाल दिया था। पता किया किससे की उसने दूसरी शादी? हाँ सर।
मदन जी है? नहीं, वो तो नहीं है। कहीं अंदर तो नहीं है? सर आप चाहे तो अंदर देख सकते हैं, वो नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं। आप उनकी पत्नी हैं या ऐसे ही साथ में रह रही हैं? सर ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी आशा शर्मा ने उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। जी। मेरे सख्त नेचर की वजह से मैं अपना घर नहीं बचा पाई, लेकिन वजह तो ये थी ही नहीं मदन। वजह ये थी कि तुम इस औरत के लिए मुझे छोड़कर आ गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा है? कितने साल का? 6 साल का है। और 5 साल पहले तुमने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा दम घुटता है उस घर में। ये क्यों नहीं कहा कि तुमने गिरहस्ती बसा ली है इस औरत के साथ, बच्चा पैदा कर लिया है? मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, तुम्हारे ऑफिस जाऊंगी। ना तुम्हारा ये बच्चा जायज है और ना तुम्हारी ये बीवी, तुम्हारी ये पूरी शादी ही नाजायज है। इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उस दिन के बाद से वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया है। पासवान, इस मदन की कॉल डिटेल्स निकालो, उसका नंबर ट्रेस करो और इस किरण पर नजर रखो। जी सर। सर मदन का फोन उस दिन से ही स्विच ऑफ है जिस दिन आशा शर्मा की मौत हुई थी, और उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी आशा के घर के एरिया की ही है, और वो भी उस वक्त की जिस वक्त आशा को जलाया गया था। आशा जी ने मदन के खिलाफ कंप्लेन की थी, जिसकी वजह से इस मदन की नौकरी छूटने वाली है और दूसरी बीवी भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण और मदन दोनों ने मिलकर आशा जी को जला दिया हो? वो औरत जिसे उस सिलेंडर वाले ने आशा जी के घर पे देखा था, हो सकता है वो किरण ही हो। जब तुम्हारी जरूरत थी तो पहले शादी की, बच्चे पैदा किए, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय किया आपने, और अब इस उम्र में अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसे धोखा देकर अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ तुमने दूसरी शादी कर ली, और जब पहली बीवी ने कंप्लेन की तो मार डाला उसे। नहीं सर, मैंने नहीं मारा आशा को। आपकी कॉल डिटेल्स हैं हमारे पास। जिस समय और जिस दिन आशा जी का मर्डर हुआ, आपकी फोन की लोकेशन उन्हीं के घर के आसपास एक्टिव थी। जी, मैं गया था वहां पर। भाई साहब एक मिनट, ये इतनी भीड़, ये पुलिस, क्या हुआ यहाँ पर? मैडम यहाँ आशा शर्मा रहती थी, जल के मर गई। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और मैं वहां से निकल गया सर। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने गुस्से में आशा जी का कत्ल किया, और यही नहीं, आपकी वो दूसरी पत्नी किरण, वो भी इसमें शामिल है। किरण का इससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है सर। वो तो पता चल ही जाएगा। माँ जी, ये मदन जी हैं, आशा जी के पति, और ये हैं मदन जी की दूसरी पत्नी किरण जी। अब ये बताओ, आशा जी के यहाँ जब तुमने गैस सिलेंडर डिलीवर किया था, ये वहां थी? हाँ साहब, यही होगी साहब, क्योंकि जो दूसरे घर में आग लगाए उसे किसी दूसरे को आग में झोंकने में कितना वक्त लगेगा? हो ना हो यही होगी साहब। अरे होंगी क्या मतलब है? देखो, थी या नहीं थी, कंफर्म करो। साहब लग तो वही रही हैं, लेकिन पक्के तौर पे कह नहीं सकते। यही हो सकती है साहब, और कौन करेगा? पांडे, लेके जाओ इसे। जाओ। सर मदन ने चारबाग स्टेशन से ऑटो लिया था, और उसी से वो आशा जी के घर पर गया था, और उसी ऑटो से वो वापस भी आया था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी। तो सीधे सीधे आशा जी के खून में उसका हाथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आशा जी के खून की प्लानिंग में उसका हाथ नहीं था,
इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते थे। आशा जी के केस में हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और भी दिशाओं में देखने की जरूरत थी। मुझे एक काम करो, ये आशा जी के स्कूल में एक बार फिर से जाके पता करो, क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट थी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का एंगल सामने आए। सर स्कूल से 3 स्टूडेंट्स को निकाला गया था, नेहा, अनिकेत और दीपक को। हाँ, लेकिन दीपक के फादर ने तो कहा था कि आशा जी ने सिर्फ एग्जाम देने से रोका था। आशा मैडम कह रही थी कि इसकी अटेंडेंस कम है, इसलिए एग्जाम में नहीं बैठ सकता। इस अनिकेत का पता क्या? हाँ सर, हम अनिकेत के घर पर गए थे, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ था। चलो तो फिर नेहा से मिलके आते हैं। क्या हुआ है? आप? नहीं ईशा, नेहा मेरी छोटी बहन थी। आप कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ? आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई और जैसे ही मैं घर में आई, नेहा, नेहा कहाँ है तू? मैंने देखा कि नेहा इस हालत में है। ये किसी परेशानी में थी या डिप्रेशन में? नहीं सर, नेहा बिल्कुल नॉर्मल थी। अच्छा, जरा चेक करो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलता है तो। सर सॉरी ईशा जी, लेकिन आप बता सकती हैं कि इसे स्कूल से क्यों निकाला गया था? हो सकता है उसी वजह से इसने सुसाइड किया हो। बाय द वे, आपको पता है कि इसके स्कूल की प्रिंसिपल आशा शर्मा, उनका भी मर्डर हो गया है। हाँ सर, सुना तो था मैंने। सर सुसाइड नोट तो नहीं मिला है। ठीक है पूजा, पासवान बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि ये नेहा, दीपक और अनिकेत, इनमें कोई कनेक्शन है क्या? सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, अंदर आओ। सर बॉडी पर स्ट्रगल का कोई भी मार्क नहीं है और मौत फांसी लगने से ही हुई है। इसका मतलब ये सुसाइड ही था। यस सर। और सर हमने नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं। सर नेहा ने आशा से कभी डायरेक्ट बात तो नहीं की थी, लेकिन वो अनिकेत के जरूर टच में थी और अनिकेत ने आशा के सेल पे फ़ोन किया था और इस अनिकेत का फ़ोन तभी से बंद है जब से उसे स्कूल से निकाला गया। कहाँ भाग रहे हैं? ले चलो। ये सब क्या है? गलती हो गई सर। सर इस फाइल में उन सारी बाइक्स के नंबर्स है जो पिछले कुछ दिनों में इस एरिया में चोरी हुई थी। इतनी छोटी उम्र में बाइक चोरी करते? नहीं सर, वो आशा मैडम को पैसे देने थे। वो मेरी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हैं? हाँ, उन्होंने ही मुझे कहा था 2 लाख रुपए लाने के लिए। मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं सर, इसलिए चोरी की हुई बाइक को बेचकर मुझे पैसे देने पड़े। पैसे क्यों मांगी थी उन्होंने? कुछ गलती हो गई थी सर, और मैम ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो स्कूल से एक्सपेल कर देंगी। तो पैसे देने तुम उन्हें ऊपर जाते थे? मतलब आशा जी का मर्डर हो गया है। क्या मर्डर? सर मुझे पता भी नहीं, मेरा फ़ोन बंद था और सिद्धार्थ भैया भी इतने दिनों से पैसे लेने आए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। सिद्धार्थ? जी, मैडम का बेटा।
उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैम को पैसों की ज़रूरत है और अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो मुझे माफ़ कर देंगी। ये बाइक चुराने का आइडिया भी सिद्धार्थ दिया गई था। क्या सर बकवास कर रहा है ये? सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई पैसे वैसे नहीं लिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे रिकॉर्डिंग है इसके पास में तुम्हारी, सुनाओ जरा रिकॉर्डिंग। हाँ सिद्धार्थ भैया, मैंने मेरे माँ से बात कर ली है, लेकिन तुम्हारी मैम मान ही नहीं रही है। उनको 2 लाख रुपया किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है। एक काम कर, बाइक चोरी कर और उन्हें बेच। सर हम मानते हैं कि हमने इससे पैसे मांगे थे। वो दरअसल हम अपने उस छोटे से दुकान से खुश नहीं थे, हम कुछ बड़ा करना चाहते थे सर, इसीलिए हमने इससे पैसे लिए थे। तुमने ही तो अपनी माँ को नहीं मारा? नहीं नहीं सर, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमने अपनी माँ को नहीं मारा है सर, वो तो हम बस इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे और कुछ नहीं। मजबूरी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? नहीं कुछ नहीं, कुछ ये सब करने आते हो तुम लोग स्कूल में? हाँ, डिस्गस्टिंग। और नेहा तो पढ़ाई में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, यही सब करने आती हो तुम ना? तुम खुद अपना वीडियो बनवा रही थी? आई एम सो सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था ये वीडियो बना रहा होगा। लेकिन तुम्हें ये तो पता था कि तुम क्या कर रही हो, और वो भी स्कूल में? मैं तुम तीनों को एक्सपेल कर दूंगी। सर मैंने आपसे कहा ना सर, मैंने आशा जी को नहीं मारा सर। सर मैं डर जरूर गया था, इसीलिए तो मैं बार बार आशा मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा था। वो मोबाइल कहाँ है जिससे आपके बेटे ने वो वीडियो बनाई थी? सर आशा मैडम ने वो मोबाइल लॉकर में रख दिया था, तो मैंने पीयून को पैसे खिलाकर उसे निकलवाया, वरना मेरा बेटा फंस जाता सर। लाइए मोबाइल दीजिए वो। लेकिन सर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया उसमें से। उस डिलीट वीडियो को कैसे रिकवर करना है हमें अच्छी तरह से पता है। लाइए मोबाइल दीजिए। परीक्षा, तुमने हमें सब कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताती सर कि आशा मैम की वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। उनकी मौत के बाद भी मेरी बहन डरी हुई थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका वो सेक्स वीडियो कहीं मिल ना जाए। कहीं सबसे गुस्से में आकर तुमने ही तो कुछ नहीं कर दिया? अगर मुझे मारना ही होता तो उस अनिकेत को मारती जिसने मेरी बहन का वो वीडियो बनाने के लिए दीपक से कहा। अरे मेरी बहन तो अनिकेत से सच्चा प्यार करती थी, धोखा उस अनिकेत ने दिया है, मेरी बहन ने नहीं। सर इस सिलेंडर वाले ने तो परेशान कर रखा है, जब देखो फरमाइश करता रहता है, ये खाना है वो खाना है। जब ये खाना खा ले इसे अंदर बुला लेना। सर हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं और सबके पास आशा जी को मारने का मोटिव भी है। लेकिन सर मांझी तो कह रहा है कि कोई 25 से 30 साल की लड़की थी। हाँ, लेकिन आशा जी को हाथ पैर बांधकर जलाया गया था और ये काम कोई अकेली लड़की नहीं कर सकती। हो ना हो कोई दूसरा भी था। सर खाली बिरयानी कैसी थी? ठीक ही थी साहब, थोड़ा तीखा कम था। क्या है कि हमको तीखा बहुत पसंद है। अब इन सबको ध्यान से देखो और देखकर बताओ, जिस दिन तुमने आशा जी के घर में सिलेंडर डिलीवर किया था वहां इनमें से कौन सी लड़की मौजूद थी? ये नहीं थी साहब। ये भी नहीं थी साहब। क्या है ना साहब कि अब इतना सारा फोटो देखकर हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। निकलो निकलो यहां से, जाओ। मजाक लगा रखा है तुमने यहाँ? पुलिस इंक्वायरी चल रही है। हाँ ना तुम्हारी हाँ ना के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दरभंगा का टिकट है ना तुम्हारा?
चलो सीधे जाके गाड़ी में बैठ जाओ, निकलो। चलो चलो जाओ जाओ। विजय, इतना तो पक्का है कि जिस दिन आशा जी का मर्डर हुआ उनके घर में एक औरत मौजूद थी। एक काम करो, मर्डर वाले दिन के 3 से 6 के बीच की उनके घर के आसपास जितनी भी औरतों के मोबाइल एक्टिव थे सबकी लिस्ट निकालो। सबकी? हाँ, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर जिस दिन आशा शर्मा की मौत हुई थी उस दिन दोपहर 3 से 6 के बीच में करीब 314 औरतों के फोन एक्टिव थे उस एरिया में। वेरी गुड। अच्छा, एक काम और करो, इन सारे नंबर्स को अपने सस्पेक्ट के कॉल रिकॉर्ड से मिलाकर देखो कौन किसके कांटेक्ट में था। सर पता चल गया है, उन 314 औरतों में से एक के कांटेक्ट में कोई है जिसके पास आशा जी के दूसरे नंबर से कॉल्स आ रहे थे। सर हमने पता किया है, वो नंबर तो आशा जी यूज ही नहीं करती थी और ना ही वो नंबर उन्होंने खरीदा था। सर आशा जी के मर्डर वाले दिन वो नंबर आधे घंटे के लिए आशा जी घर के पास में एक्टिव था। लेकिन हाँ सर, आशा जी के असली मोबाइल की लोकेशन उनके घर की ही थी। इसका मतलब आशा जी के नाम पर किसने एक और सिम खरीदा। हाँ तो बोलिए हिना भाभी जान, आपके मोबाइल पर आशा जी के दूसरे नंबर से कॉल कैसे आया? बोलिए। सर रुक जाइए, हम बताते हैं। इनके भाईजान इनका निकाह कहीं और करवाना चाहते हैं। लेकिन भाभीजान आपके कहने पर हम कन्वर्ट तक हो गए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। दरअसल जिनसे इनका निकाह करवाना चाहते हैं इनके भाईजान, वो सरकारी नौकरी करता है। वो उनके अब्बू थे ना इकबाल के, वो गुजर गए तो उनकी जगह पर उन्हें नौकरी मिल गई। अब आपको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है ना? मिल सकती है। कैसे? जैसे इकबाल को मिली। अम्मी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? सर मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, मुझे उनके नाम पर अच्छी नौकरी मिल जाती। मुझे बस उनकी सरकारी नौकरी चाहिए थी सर। मेरी अम्मी से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बेटा सिर्फ नौकरी पाने के लिए कैसे अपनी माँ का खून कर सकता है? अनुराग, हिना और नुसरत तीनों को उनके किए की सजा मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आशा जी को उनके साथ होने वाले अपराध की दस्तक नहीं मिली थी? मिली थी, क्योंकि अनुराग कन्वर्ट हो गया था, वो उनके अगेंस्ट चला गया था। इसी बात से यह दस्तक मिली कि उनका बेटा मतलब पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। नेहा ने सुसाइड कर लिया तो क्या ईशा को इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि उसकी बहन इतना बड़ा कदम उठा सकती है? ईशा को दस्तक मिली थी क्योंकि नेहा इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़के के साथ संबंध रखे हुए थी। उसे समझना चाहिए था कि उसकी बहन इतनी छोटी है कि मुश्किल आने पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और हुआ भी यही, उसने आत्महत्या कर ली। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रिश्तों को संभाल कर रखें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मुश्किल आने पर हम अपने आप को संभालें। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। नमस्कार। कभी कभी कोई केस सबक के साथ साथ कसक भी छोड़ जाता है। केस तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो दिलो दिमाग पर चिपक जाता है। जहां एक तरफ शातिर और तेज दिमाग वाले लोग कानून का फायदा उठाते हैं, वहीं उन्हीं के हाथों बेगुनाह और मासूम लोग कुचले जाते हैं, शोषित होते हैं। बनती तो एक केस फाइल, लेकिन उस एक केस फाइल के अंदर कई बर्बाद जिंदगियों की कहानियां छपी होती हैं। 2 अलग अलग शारीरिक बाधाओं से जूझने वाली लड़कियों का ये केस उस वक्त आया था मेरे पास जब मैं लखनऊ में पोस्टेड था। अपने दिमागी कमी से जूझती नीता। मेरी बेटी का दिमाग कमजोर है।
अपने शारीरिक कमी से लड़ती वीना, इस प्रॉब्लम के साथ मेरे से आईएएस नहीं होगा। एक तरफ वीना आईएएस एग्जाम को लेकर अपने पिता के दबाव में, तो दूसरी तरफ नीता तरह तरह के दर्द झेल रही है। घर के बाहर हर कोई फायदा उठाना चाहता है। अलग परिवार, अलग मसले, दोनों की जिंदगी में मचा तूफान। उम्र से तो नीता वीना की लगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा केस जिसने जज्बाती रिश्ते जोड़ दिए। यकीन मानिए ये केस मैं आज तक नहीं भूल पाया, और मुझे पूरा यकीन है ये केस देखने के बाद आप भी नहीं भूल पाएंगे। बैठिए। तारा, सबका मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ। तो समझ दीजिए शादी की तारीख कब तक निकलेगी? देखते हैं पंडित जी से मिलके शादी की कौन सी तारीख निकलती है। वैसे भी हमारे मनोज को बहुत जल्दी शादी करनी है। मैं रखती हूँ ना मम्मी, मैं दूंगी। मम्मी नहीं, मैं दूंगी। नहीं 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 मम्मी, मम्मी मैं दूंगी। अच्छा ठीक है, संभल के लेके जाओ। हाँ नीता, हाँ मैं करती हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं मैं रखती हूँ जीजी। गिर जाएगा। नहीं 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 मैं रखती हूँ ना जीजी, आप छोड़। तबीयत तो ठीक है ना बच्चे की? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तारा, साफ करा। अरे मम्मी मैं साफ करती हूँ। पूछा, अरे पूछा कहाँ है? चुप रहो नीता, मैं साफ करता हूँ। नहीं बेटा, मैं साफ करती हूँ। चलो। कंट्रोल कर इसे, इसके चलते एग्जाम खराब हो रहे हैं तेरे। एक बात याद रख, सपने पूरे करने हो ना, जिद पकड़नी पड़ती है। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली है ना पापा। इस प्रॉब्लम के साथ मेरे से आईएएस नहीं होगा। और पापा वैसे भी क्या जरूरत है आईएएस बनने की? जरूरत है क्योंकि इसमें रुतबा है, पावर है, सम्मान है, और सबसे ऊपर मेरा सपना है। कब आ रहे हैं तेरे मेंस के रिजल्ट्स? परसों। एक, दो, तीन, चार। देख देख क्या कर रही है? दिख रहा होगा इसको कुछ आसमान में। इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, और मुझे तो समझ नहीं आता इसके माँ बाप इसका स्कूल क्यों भेजते हैं। ऐसे लोग बोझ होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, इसलिए तो सोचते हैं कि इनको स्कूल भेज के कुछ देर शांति से रह सके। और तुझे पता है ये ना एक दो बार घर से भाग भी चुकी है। सच में? हाँ। पापा नीता वहां भी नहीं मिली। मार्केट में देखा? हर जगह देखा पापा। क्या नीता वहां भी नहीं पहुंची? पापा हमने हर किसी को फोन कर लिया, नीता कहीं भी नहीं पहुंची है। चली गई होगी मेरी बच्ची। तूने उसे गली के चौराहे तक देखा? माँ मैं हर जगह देख कर आऊँ, नीता कहीं भी नहीं है। तुम भी कमाल करती हो, चौराहे तक आएगी तो घर पे नहीं आएगी। अनिल तुझे कितनी बार समझाया उसे स्कूल से अकेले मत आने दिया कर। पापा मैं गया था स्कूल, लेकिन नीता वहां पर भी नहीं। माँ आप क्यों परेशान हो रही हो? पिछले साल भी तो उसने यही किया था, 2 बार चली गई थी घर से। इस बार भी किसी बस में चढ़ गई होगी। आ जाएगी वापस वो। कैसे आ जाएगी वो? हाँ कैसे आ जाएगी? माँ उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो सिर्फ दिखने में 18 साल की, लेकिन उसका दिमाग एकदम बच्चे जैसा है, और उसे दुनिया की भी कोई समझ नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ ढूंढिए ना उसे, कहाँ है मेरी बच्ची? ढूंढिए ना मेरी बच्ची। मैं कुछ करता हूँ। फिर से नाम नहीं आया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तू फिर से फेल हो गई। पापा
मैंने पूरी तैयारी की थी। क्या खाक तैयारी की थी? आखिरी अटेम्प्ट बचा है, ठीक से तैयारी करो, तुम्हें IAS बनना है बस। लेकिन बाप, इस हालत में मुझसे नहीं होगा पापा। पापा मेंस में बहुत लिखना पड़ता है, मुझसे सच में नहीं होगा। अरे सब दिमाग में है तेरे। अभी हिल रहा है हाथ, हिल रहा है अभी। इसका इलाज भी है मेरे पास। पहले 4 घंटे में वापस आ जाती थी, 10 घंटे हो गए उसे गायब होकर। कम से कम पुलिस नहीं, बच्चों की शादी ब्याह की बातें चल रही हैं, ऐसे में थाना कचहरी बिरादरी की भी तो सोचो। जी ये आपकी बेटी है? नीता कहाँ गई थी बेटा? नीता कहाँ गई थी तुम? शुक्रिया, चाय पानी कुछ लेंगे आप? नहीं, आपकी बेटी को संभाल के रखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तुम लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए पानी लाते हैं और दवा भी ले आएंगे, तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। हेलो। नहीं मान रहे पापा, लेकिन मैं भी मौका देख के निकल आऊंगी तुम्हारे पास। सारे अरेंजमेंट्स तो हो जाएंगी ना? हाँ वीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो वहां से ऐसे निकलना, किसी को पता ना चले, फिर देखते हैं क्या करना है। गुरु माता की, 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 गुरु माता की। गुरु माता प्रणाम। खुश गुरु माता, ये मेरी बच्ची वीना है। इसके दाहिने हाथ में बहुत कंपन रहता है, इसका इलाज संभव हो तो। इलाज संभव है, बस उसके लिए इस बच्ची को हमारे आश्रम में ही रुकना होगा। इन सब बच्चियों की तरह ये सब बच्चियां भी कोई ना कोई परेशानी लेकर आई थी। आज सब स्वस्थ हैं, सब खुश हैं। माता जी, वीना को कितने दिन रुकना होगा? 8 से 10 दिन। पापा, मैं इतने दिन नहीं रहूंगी। एकदम चुप। माता जी रहेगी, आप जैसा कहेंगी बिल्कुल होगा। देखो बेटा, 8-10 दिन की तो बात है, मैं आता जाता रहूंगा। पापा मुझे नहीं होगा। बेटा घबराओ मत, और फिर इस आश्रम में तुम अकेली तो नहीं हो, ये सब आपके साथ है। बस्ती के बाहर मिली थी कल रात को। सुना है कुछ हुआ है इसके साथ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डिपेंडेंट लोगों का ख्याल रखें, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े। वक्त निकाल के थोड़ा सा समय बिताएं उनके साथ, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात का एहसास ना होने दें कि वो किसी से कम है। एक तरफ वीना IAS एग्जाम को लेकर अपने पिता के दबाव में थी, तो दूसरी तरफ नीता तरह तरह के दर्द झेल रही थी। उसके साथ होते शोषण से बेखबर थी और एक दिन अचानक से फिर से गायब हो गई। देर से ही सही, अब की बार उसके माँ बाप ने कानून का दरवाजा खटखटाया। लड़की को गायब हुए 6 दिन हो गए और अब आए आप लोग। सर हम लोग ढूंढ रहे थे और हमें लगा कि वो लौट आएगी। 6 दिन बाद लगा आप लोगों को? कैसे माँ बाप हैं आप? सर इससे पहले भी वो हो गई है, लेकिन लौट आई थी। इससे पहले मतलब? सर मेरी बेटी का दिमाग कमजोर है, वो कहीं पे भी चली जाती है, रास्ता भटक जाती है। और पिछली बार तो वो पिछली बार 10 घंटों के बाद लौट आई थी। किसी पे शक है आप लोगों का? नहीं सर। देखिए आपकी लड़की 18 की है, तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा हो, आप दोनों को पता ही नहीं था, या फिर कोई उसके पीछे पड़ा हो। नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना आपसे, उसका दिमाग कमजोर है, वो सिर्फ स्कूल जाती है और कहीं नहीं। कोई फोटो वगैरह है आप लोगों के पास? हाँ सर। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, आप लोग जा सकते। ठीक है सर, थोड़ा जल्दी कीजिए सर। राज जी, ये फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करो और मोहल्ले में स्कूल में पूछताछ करो। जी सर।
साहब रघुराम आदमी सीधा है लेकिन कर्ज के नीचे दबा हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले उसका बाबू के साथ झगड़ा भी हुआ था। ओ सिंह साहब, बहुत घुमा रहे हो। 6 महीने के लिए कह के लिया था कर्जा, 1 साल से ऊपर हो गया है। इरादा क्या है? भाई अभी थोड़ा परेशानी में उलझा हूँ, दिवाली का बोनस आ जाएगा ना, तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा। अरे क्या होली क्या दिवाली, निकालो मेरा पैसा भरना क्या? अरे कर्जा लिया है, कोई बिक नहीं गया तुम्हारे हाथों। अब जब पैसे होंगे ना तब चुका देंगे, और ऐसे बार बार रास्ता रोके परेशान मत किया करो। मैं दिखवा के ही ले, और एक पाई भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। ये बाबू सीधा आदमी नहीं है साहब, अक्सर किसी से वो लग जाता है। पैसा तो बहुत कमाता है लेकिन सारा पैसा लड़कियों पे उड़ा देता है। और साहब वो बबलू विकास तो मौका ढूंढते रहते थे। अबे स्कूल में क्या लड़की दिखी यार, उसका पीछा गया, नंबर भी दे गए, उससे कुछ हो पाएगा? अरे पगला, ओए सुना, 2 और 2 कितने होते? 2 और 2 1 2 3। अरे 22 होते हैं रे, होते हैं। आई लव यू बोलना। गंदी बात है, हम नहीं बोलते। अरे सुन तो, वीडियो देखेगी? देखना ये देख, देखना। अरे देखना, गंदी फोटो मैंने देखनी। अरे देखना, छोड़ो मुझे, मैं जीजी को बुला दूंगी। अरे बुलाना जीजी को, हम भी देख लेंगे। जीजी ऊपर सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले उस लड़की नीता के साथ रेप भी हुआ था। और क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग हम लोगों से? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, सब कुछ तो बता दिया हमने आपको। देखिए झूठ मत बोलिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछले हफ्ते आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई। क्या हो गया? किसी ने इसकी इज्जत ले ली है। पापा पापा मैं कहता हूँ पुलिस कंप्लेन करते पापा। क्या पकते हो? बात पहले की ना तो शादी टूट जाएगी। ऐसे तो लोग उसे रोज लेंगे, कम से कम इलाज तो करवाइए, क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही रहेगी? अरे तुम तो जानती हो नौकरी के अलावा कितने छोटे मोटे काम करता हूँ मैं, कितने कर्जे लिए, कितने इलाज नहीं करवाए उसके लिए। लेकिन फायदा क्या हुआ? आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, FIR दर्ज करवाया था कहीं पर? नहीं सर, नहीं कराया। कमाल के माँ बाप हैं आप। ये बाबू कौन है, क्या चक्कर है आप लोगों के साथ? सर हम एक क्लर्क हैं और क्लर्क की तनख्वाह पे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा पूरा नहीं होता, इसलिए हमने बाबू से ब्याज पे कर्जा लिया था। जैसे तैसे करके हमने अपनी बेटी की शादी पक्की की, बस घर की इज्जत के लिए हम चुप रहे सर। समाज क्या कहेगा, शादी टूट जाएगी, इन्हीं चीजों की फिक्र थी ना आप लोगों को? कभी अपनी बेटी का इलाज करवाया, तो उसकी मानसिक स्थिति जानने की कोशिश की? सर हर जगह उसका इलाज करवाया, हर हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। मायूसी हर जगह हाथ लगी। ये विकास, बबलू और सुमित, इनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? घर के बाहर हर कोई फायदा उठाना चाहता है, अब किसके बारे में क्या बताएं सर, कुछ नहीं जानते सर। ठीक है, हम लोग पता कर लेंगे, आप लोग जा सकते हैं। राजदीप साहब, ये बबलू, विकास, सुमित और बाबू को उठा के लेके आओ। सब क्या मतलब क्या है आपका कि वो वहां नहीं है? अरे 7 दिन पहले मैंने अपनी बेटी का दाखिला करवाया वहां, और अब आप कह रहे हैं कि वो वहां नहीं है? अरे वो यहां नहीं आई और उसका कोई फोन भी नहीं आया। लड़कियों की मासूमियत का फायदा उठाता है, उन्हें छेड़ता है। बोल बोल नीता का बोल। सर हम उसे मजे लेने के लिए परेशान करते थे सर, हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। अच्छी तरह से खातिरदारी करो इन लोगों। देख तेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है बाबू, सच सच बता। बाप को कर्ज देता है, बाद में बेटी से वसूलता है, सीधे सीधे बता दे नीता का है। बोल।
मैं मानता हूँ कि मेरा झगड़ा हुआ था रघुराम जी से। वो थे कि मेरा पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे थे साहब। अब पैसा अटक गया था, मेरा घर परिवार कैसे चलता साहब? घर या याशी का अड्डा, तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, समझ में आया? सच बोल। साहब मैं मानता हूँ कि मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन इन सब में मेरा लेना देना नहीं है साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर मैंने खुद एडमिशन करवाया था अपनी बेटी का। अब वो कह रहे हैं कि बिना बताए वो वहाँ से कहीं चली गई है। सर मैंने तो उसका मोबाइल भी अपने घर पे रख लिया था सर। आश्रम का नाम क्या बताया आपने? तत्व आश्रम बसंतपुर। इंसान का शरीर नश्वर है, हमें भौतिक वासनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरु माता जी आपसे बात करनी है। जी हाँ, बच्ची का इलाज चल रहा था, पर पता नहीं क्यों वो बीच में ही छोड़कर चली गई। कोई तकलीफ थी उसे? I mean, बीच में ही इलाज छोड़कर चली गई, कोई ना कोई वजह तो होगी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा ये आश्रम एक सात्विक स्थान है। यहाँ पर मन और शरीर दोनों की उत्तेजना एकदम शांत हो जाती है। लेकिन वीना को तो शांति नहीं मिली माता जी, 7 दिनों में ये जगह छोड़कर चली गई। आपकी बात बिल्कुल सही है इंस्पेक्टर साहब, पर हम इस आश्रम में किसी को बांध कर नहीं रख सकते। और फिर वीना तो बालिग थी, बच्ची तो नहीं थी। और फिर वो आश्रम से बिना बताए कहाँ चली गई, इसकी चिंता तो हम सबको भी है ना। आपके आश्रम में आने जाने का कोई रिकॉर्ड, कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप लोग? जी हाँ। बालू जी, नीता ने बाहर जाते वक्त हस्ताक्षर तो किए थे ना? जी माता जी, उन्होंने जाने से पहले हस्ताक्षर किए थे। दिखाओ साहब को। जी माता जी। सर अंदर तो कोई नहीं है। ठीक है हम चलते हैं। राजदीप सर, इस आश्रम में कुछ तो चल रहा है। एक काम करो, अपने एक बंदे को यहाँ पर लगाओ, देखो अंदर क्या चल रहा है। आई एम श्योर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर निकलेगी। सर, एक तरफ नीता की तलाश, दूसरी तरफ वीना की खोज ने हमें उलझा के रखा हुआ था और हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वहीं मेरी टीम ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैला के रखी हुई थी और नतीजा कामयाबी के रूप में सामने आया। हाँ सर, यही नीता है। 5 दिनों से तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई मतलब किधर चली गई? मालूम नहीं सर, भटक रही थी इधर उधर। कुछ मानसिक प्रॉब्लम था उसे, ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। मेडिकल जांच भी हुआ था उसका, उससे पता चला था कि उसका यौन शोषण हुआ है। हमने यहाँ पे इलाज शुरू कर दिया था। नीता, उसके साथ कोई हादसा हुआ था, जब देखो तब गुमसुम खामोश। फिर हमने उसे अपने थेरेपी सेशन में डाल दिया। तो आज का विषय है वाटर सेविंग, यानी कि पानी की बचत। और आज का लेक्चर सरिता मैडम बताएंगी। वाटर सेविंग ना, ये क्या है? कहाँ बेटा? इधर इधर बालों के बीच में। ओ ये तो सिंदूर है। सिंदूर हमें भी लगाना है। सिंदूर वो लोग लगाते हैं जिनकी शादी हो जाती है। हाँ, हमारी भी हुई है ना शादी। कब? किससे? नीता बेटा, नाम क्या उसका, तुम्हारे हस्बैंड का? हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। हस्बैंड। फिर हमने सच्चाई जानने के लिए एक ड्रामा रचा। आज हम सब एक गेम खेलते हैं। इस गेम में बारी बारी करके सब लोग अपने पति का नाम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं निशा से। विनोद। अशोक। दीपक। मेरे पति का नाम राजेश। राजू। राजेश है, राजेश। राजेश? कोई सरनेम? नहीं, सिर्फ राजेश। नहीं सर, हमारी बेटी की शादी नहीं हुई है। तो फिर राजेश कौन है? राजेश? नहीं
नहीं सर, हम किसी राजेश को नहीं जानते। नीता का कोई दोस्त वगैरह स्कूल में, आस पड़ोस में? नहीं सर, नीता का कोई दोस्त नहीं था, ना कोई उससे बात करता था, ना वो किसी से कोई बात करती थी। मेरी बेटी को सब बात घूरते थे। मर्द आपकी बेटी को घूरते थे ये आपको पता था, लेकिन उसे अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए था। इस बारे में कभी नहीं सोचा था आप लोगों ने? खैर, गणेश आसपास पूछताछ करके देखो, राजेश नाम का कोई आदमी है क्या? गणेश, इस फैमिली पे नजर रखो और जैसा भी होता है मुझे अपडेट करो। इधर आओ बेटा। क्या तुम कुछ जानते हो, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, नीता मेरी दोस्त है, उसने मुझे बताया था। मुझे ना मंगलसूत्र चाहिए। मंगलसूत्र? अरे वो जो टीवी में पहनते हैं ना मम्मी लोग गले में, वो टीवी में की थी ना उसने शादी, मुझे वैसी शादी करनी है। तेरे पास है क्या मंगलसूत्र? हमें ना उसने बोला है कि शादी करने के लिए मंगलसूत्र चाहिए। ए, तू लेके आएगा क्या मंगलसूत्र? बोलना रोहित, तू कुछ करना प्लीज। मंगलसूत्र? मतलब नीता को शादी के लिए कोई उकसा रहा था और उसे घर से भगाने में कामयाब भी हो गया था, फिर बाद में उसका इस्तेमाल किया होगा और सड़क पर छोड़ दिया होगा। एक काम करो, सभी थानों को अलर्ट करो। नीता जैसी लड़की का कोई भी फायदा उठा सकता है, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और एक काम करो, मोहल्ले में आने जाने वाले रास्तों पे पूछताछ करो। आप एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक। पता नहीं वो एक बात बार बार कहती थी कि किसी आश्रम में उसका इलाज हो रहा है, तत्व आश्रम। तत्व आश्रम? उधर कोई वीना नाम की लड़की उसके रूम में उसके साथ रहती थी। दीदी ये क्या कर रहे हो? वो ना मुझे ना गर्मी हो रही है इसलिए, तू सो जा। नहीं नहीं आप भी आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे तू आंखें बंद कर, तुझे नींद आ जाएगी, आजा। वीना? सर आश्रम तो हम देख चुके हैं, लेकिन नीता का वीना का नाम लेना साफ जाहिर करता है कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। आश्रम तो इन दोनों के बीच बस एक कॉमन लिंक है। सर, यह है वीना की कॉल रिकॉर्ड्स। आश्रम जाने से पहले आखिरी बार उसने इसी नंबर पर बात की थी। आसपास चेक कर। समझ में नहीं आ रहा कौन है। नीता और वीना की उम्र की तो लग रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एक काम करो, दोनों फैमिलीज को इन्फॉर्म करो। अगर बॉडी की शिनाख्त हो जाती तो ठीक है, वरना डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ये मेरी बेटी नीता नहीं है, नहीं है मेरी बेटी। वीना, वीना, ये किसने किया तेरे साथ? मैं तो तेरे पंख सजा रहा था और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दे, मेरे इच्छाओं ने तेरी जान ले ली। वीना की लाश मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी नीता का कोई अता पता नहीं था। नीता के साथ हुई अनहोनी की दस्तक अभी भी दिमाग के किसी कोने में गूंज रही थी। जब कोई केस चल रहा होता है तो उठते बैठते सिर्फ उसी की धुन सवार होती है, लेकिन कभी कभी केस सुलझते सुलझते और उलझ जाते हैं।
हटिए। सर ये तो नीता है। छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, तुझे छोड़ के नहीं जा ये अकेली इतनी दूर तो गई नहीं होगी कूपर। इसे कोई लेकर गया होगा और फिर बाद में मार दिया होगा। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा और सभी नाकों को अलर्ट करो। मुरादाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। ये राजेश मुझे जल्द से जल्द चाहिए। उन लड़कों से दोबारा पूछताछ करते हैं। सर तुम तीनों के अलावा कोई और है जो नीता के पीछे था? हाँ साहब, एक लड़का हमेशा नीता को बचाने के लिए आ जाता था साहब, और हम लोगों को भगा देता था। ओए हेलो, भागो नहीं तो। नाम क्या है उसका? तो राजेश है? नहीं सर, राजेश मेरा दोस्त है। कहाँ है राजेश? सर वो मुरादाबाद गया है अपने पेरेंट्स के पास। करता क्या है वो? टीके कॉलेज में पढ़ता है, BA फाइनल। मुरादाबाद घर का एड्रेस है तेरे पास? है सर। साथ में फ़ोन नंबर भी देना। थैंक यू। किधर है? मुरादाबाद। उधर से निकल जल्दी, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। और अपना मोबाइल बंद कर। और वो लड़की तेरे पास है? नहीं भाई, वो वहाँ है जहाँ पुलिस के फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। अच्छा चल, तू अब फोन रख। सर राजेश मुरादाबाद से फरार है, टीम उसकी खोज में है। आप एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अच्छा ठीक सर, एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगी है। फिर ये रहा वो कमरा जहां गुरु माता के पति लड़कियों का यौन शोषण करता था। तो सर ये तो तहखाना है। जी सर, जी सर। और सर ये भी पता लगा कि नीता और मीना का शोषण भी यही किया गया था। नहीं साहब, नहीं हम बताते लोग अपनी बेटियों को इलाज के नाम पे हमारे आश्रम में छोड़ जाते हैं साहब, और हम इसका भरपूर फायदा उठाते हैं साहब। सर एक दिन वीणा ने बेहोशी का दवा नहीं पिया और उसने बेहोश होने का नाटक किया सर, और जब मैंने उसको बिस्तर पे लिटाया तो उसने मुझे ना तुम लोगों पर पहले से ही शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। इलाज के नाम पर तुम लोग लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हो। वीणा तुम लोग का बहाने सबको जाके बोल। अरे जब जिंदा छोड़ूंगा तब जाके बोलेगी ना। वीणा की लाश को कोई पहचान ना सके, इसके लिए हमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया और जंगल में फेंक दिया था। और नीता के साथ भी ऐसा ही किया? नहीं सर, हमने नीता के साथ कुछ भी नहीं किया। उसका बाप उसे लेने आया तो हमने उसे जाने दिया साहब, और ये सोचकर कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, और अगर बोलेगी भी तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा साहब, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले भी हुआ था साहब। ये उसी के बाप ने हमें बताया था साहब। लोग अपने अरमान, अपने सपने लेकर तेरे पास आते हैं, हाँ? अपनी पूंजी लुटा देते हैं, और तुम लोग इस तरह से विश्वासघात करते हो। फांसी हो जानी चाहिए तुम जैसे लोगों को। नीता की लाश मिल चुकी थी और हमारी टीम दिन रात करके राजेश को ढूंढने में लगी हुई थी।
हाँ साहब, ये लड़का और लड़की यहाँ आए थे। कब गए यहाँ से? 3 दिन रुके, फिर यहाँ से निकल गए। पक्का याद है तुम्हें? हाँ साहब, बिल्कुल पक्का। आप सीसीटीवी देख सकते हो। साहब मैंने क्या किया साहब? मैंने क्या किया? बहुत जल्दी ना तुझे? हाँ? चल साहब बताओ तो सही, मैंने किया क्या है साहब? अरे साहब बताओ तो सही। सर मैंने कुछ किया। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, इसलिए सच सच बोल। सर मैं आते जाते देखता था उसे, गली के लड़के छेड़ते थे उसे सर। इसलिए तूने अपनी शेखी दिखाई, लड़कों को भगाया और अपने काम पे लग गया? नहीं सर, वो मेरी दोस्त बन गई थी सर। दोस्त बन गई थी? क्या उसकी मासूमियत का फायदा उठाया तूने? बोल। सर वो उसके स्कूल से आते जाते समय मैं उससे मिलता था, उसे चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता था सर, तो वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। तो मुझे लगा मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ सर। सर मैंने उसका भरोसा जीत लिया था। फिर एक दिन। अरे क्या हुआ नीता, इतनी दुखी क्यों हो? वो ना, मैंने टीवी पे देखा। क्या देखा? एक लड़की की शादी हो गई, हमें भी करनी है। क्या? शादी के कपड़े, गहने और वो जो बाल में डालते हैं ना, लाल लाल सिंदूर। हाँ, मम्मी भी डालती हैं, वही मुझे भी चाहिए। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? हो जाएगी तुम्हारी भी शादी। सच्ची? मैं करूंगा ना तुमसे शादी। नीता। राजेश! नीता तूने शादी के लिए बोला था ना? हाँ। तो शादी का टाइम आ चुका है और मैंने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। अच्छा, मैं घर में सबको बता के आती हूँ। अरे नहीं बाबा, ये ना सीक्रेट वाली शादी है, सबको बताएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या, तू चल मेरे साथ। हाँ, तू चल मेरे साथ। चल चल चल, चल। मैं उसे भगा के उस होटल में ले गया था सर। आओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे शादी के बाद ये सब करना पड़ता है। पर ये तो अच्छा देखो, शादी के बाद लोगों को बेबीज होते हैं ना, छोटे छोटे बेबीज। हाँ। तो तुम्हें भी बेबी चाहिए ना? हाँ। तो बेबी के लिए हमें करना पड़ेगा ना। कब आएगा बेबी? बेबी 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है, चल। सर हम लोग 3 दिन उस होटल में रुके, फिर मेरा जी भर गया था और मुझे घर वापस जाना था और उस लड़की से पीछा छुड़ाना था मुझे। निकाल इसे। ये क्यों कर रहे हो तुम? तू ना इसके लायक नहीं है। राजेश! 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 ये कहानी किसको सुना रहा है बे? नीता की लाश मिली है। बोल।
सर मैंने आपसे जो कुछ कहा सच कहा सर। मैंने उसे मारा नहीं है, मैंने तो उसे वहाँ मार्केट में छोड़ दिया था सर। मैंने उसे मारा नहीं सर, सच बोल रहा सर। मर्डर नहीं किया, लेकिन रेप तो किया ना उसका तूने, वो भी दिमाग से लाचार लड़की का, और सारी उम्र जेल में सड़ना। सर अगर इसने नहीं मारा है तो किसने मारा होगा फिर? ताज्जुब की बात यह है कि नीता घर आई और घर से उसे राजेश लेकर गया और घर वालों ने देखा ही नहीं। अभी भी ये घर वाले कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पता करो। सर मैं ऑफिस में था, मेरी वाइफ का फोन आया, उसने मुझे नीता के बारे में बताया। सर मैं कॉलेज में था, पापा का फोन आया कि नीता घर नहीं लौटी, तो सर मैं तुरंत घर आ गया। मैं पड़ोस में गई थी, जब नीता बहुत देर तक घर नहीं आई तो मैंने इनको फोन लगाया। जब मैं शाम को घर लौटा तो पता चला कि नीता स्कूल से नहीं लौटी। सर करीब 1:30 बजे हम पॉलिटेक्निक से घर आए, आते ही हमें नींद आ गई तो हम सो गए। फिर हमें नहीं पता कि नीता घर आई कि नहीं आई। सामने का दरवाज़ा हमने खुला ही छोड़ा था, और वैसे भी सामने का दरवाज़ा तो हम लोग रात में ही लगाते हैं। घर के सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और जो लैंडलाइन है उसके भी रिकॉर्ड चाहिए मुझे। ओके सर। दोबारा करेगा? चोरी करेगा? नहीं करूंगा साहब, लेके जाओ सर। नहीं करूंगा साहब। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं है, लोकेशन भी सब सही है, लेकिन सर चौंका देने वाली बात तो कुछ और ही है। ये देखिए, ये नीता के घर के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आज से करीब 2 हफ्ते पहले एक नंबर से यहाँ कई बार फ़ोन आए थे। ये उसी एनजीओ का नंबर है जहाँ नीता रह रही थी। और अभी 4 दिन पहले फिर से दोपहर को फ़ोन आया और 2 मिनट बात हुई। सर इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि घर वालों में से किसी को तो ये बात पता थी कि नीता एनजीओ में रह रही थी। 4 दिन पहले, यानी उसी दौरान जब नीता का मर्डर हुआ। हो ना हो, कातिल कोई घर का ही है। ये नंबर तो यहाँ का ही है, हमारे स्टाफ में से किसी ने नहीं किया, क्योंकि किसी के पास नंबर ही नहीं है। हो सकता है शायद नीता ने किया होगा। अगर नीता ने फ़ोन किया था तो फिर फ़ोन उठाया किसने? और अगर किसी ने फ़ोन उठाया था तो वो एनजीओ गया था या नहीं गया था नीता को लेने? और अगर नहीं गया था तो क्यों नहीं गया था? सर हमने नीता को घर का फ़ोन नंबर रटाया हुआ था, पर हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। सर मुझे नहीं मालूम था, अगर एक बार मैंने उसकी आवाज सुन ली होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। नहीं सर, जिस टाइम की कॉल आप बता रहे हैं मैं कॉलेज में होता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इनमें से कोई तो झूठ बोल रहा है। इन सब की कुंडली निकलवाओ और देखो आपस में रिश्ते कैसे थे इन लोगों के, खास करके नीता के साथ। सर मालिनी के मंगेतर मनोज चौहान के बारे में पता किया, बैंक में पीओ है। सुना है मनोज के घर पे नीता को लेकर काफ़ी टेंशन है। सर सब भी रहा है। सलाम साहब। बोलो साहब, रघुराम सिंह की बेटी मालिनी की शादी मनोज से तय हुई है। ये तो हमें पता है, उसकी सगाई तय होगी। फिर अब मालिनी और मनोज के आपस में बहुत लड़ाई चल रही है। क्यों? सर ये तो मालूम नहीं, लेकिन सर कुछ तो गड़बड़ है। सर मालिनी से बात करें? नहीं, उसके मंगेतर से। सर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं और मालिनी नहीं भाई, मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिस पे भी शक होगा सीधा अंदर जाएगा। इसलिए जो बोलना है सच बोल, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड हो या ना। ठीक है, चल बोल। सर एक्चुअली मालिनी से मिलने उसके घर गया था मैं, तो अरे गुदगुदी हो रही। हाँ हाँ ठीक है। कैसी हो? एकदम मस्त। और आप? मैं भी बढ़िया हूँ। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। सर मालिनी को गलत फहमी हो गई थी कि मेरे और नीता के बीच गलत संबंध है, लेकिन सर ऐसे कुछ भी नहीं था। मालिनी ने मुझसे सगाई तोड़ने तक की धमकी दे दी थी। बुलाओ सब। मनोज बता रहा है कि सगाई टूटे की कगार पे। 1 नंबर का कमीना है वो कैसे? सगाई हमसे हुई थी और संबंध हमारी बहन नीता से बना रखे थे उसने। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? हमने खुद अपनी आंखों से अपनी बहन के गले लगे हुए देखा उसे। रोज स्कूल आते जाते मिलता था उससे। और तो और नीता के पेट में उसका बच्चा था। ये बात तुम्हें कैसे मालूम? बोलो। वो हमें लगा। तुम्हें क्यों लगा?
नीता ने खुद हमें कॉल करके सब बताया था। हाँ हाँ मनोज, रिंग बहुत अच्छी है। मनोज 1 मिनट होल्ड करो। हेलो जीजी, जीजी मैं बोल रही हूँ। नीता, कहाँ हो तुम? जीजी आपको मालूम है मेरी ना शादी हो गई है और मेरे पेट में एक बेबी है। शादी? बच्चा? क्या बकवास कर रही हो? किससे हुई शादी? जीजी वो ना एक सीक्रेट है, मैं आपको घर आके बताऊंगी। हमें लगा ये सब मनोज ने किया है, पर मनोज से ज्यादा हमें अपनी बहन नीता से नफरत होने लगी थी। इसीलिए हम घर से निकले और रास्ते में हमें नीता मिल गई। हम उसे बहला फुसला के एक सुनसान जगह ले गए। अब आ गई मेरी प्यारी जीजी, मेरी क्यूट जीजी। बस बस, अब घर चलें? चलो। ऑटो से जाएंगे ना? नहीं, हम पैदल जाएंगे। दीदी ये शॉर्टकट है क्या? हाँ, ये शॉर्टकट है। बस देखो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आ गया। जीजी वो क्या है? कितना बड़ा है जीजी। ये रही नीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक वो मरते वक्त प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में ये बात राजेश नाम के एक लड़के ने डाली थी, जिसने उसका किडनैप किया और बाद में उसका बलात्कार। तेरी गलत फहमी की वजह से तूने अपनी बहन की जान ले ली। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सच है। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। वीना का इलाज अस्पताल में करवाने के बजाय उसके पिता उसे एक ढोंगी बाबा के पास ले गए, जहां पर इलाज के नाम पर उसके साथ शोषण होता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इन बाबाओं के चक्कर में केवल मानसिक रूप से पीड़ित लोग ही नहीं जाते, बल्कि वीना जैसी पढ़ी लिखी लड़की और उनके परिवार वाले भी फंस जाते हैं। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी दस्तक है। अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर कामयाबी पाने के बजाय इंसान चमत्कारी शॉर्टकट ढूंढने लगता है। उन्हें लगता है एक जादू की छड़ी घूमेगी और रातों रात उन्हें कामयाब करके चली जाएगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। उन्हें तबाह करके चली जाती है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।